नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। आज संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण है, जो यानी आज से शुरू होने वाला है, जिसमें विपक्ष सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। बजटीय प्रस्तावों के लिए संसद की मंजूरी लेना और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करना सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के लिए सोमवार यानी आज बजट पेश करेंगी और सदन में इस पर दोपहर के बाद की कार्यवाही में चर्चा भी की जा सकती है। सरकार ने संविधान आदेश विधेयक को भी लोकसभा के विचार किए जाने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। बजट सत्र के पहले चरण में 29 जनवरी से 11 फरवरी तक 2 अलग अलग पालियों में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही संचालित की गई थी। बहरहाल इस बार कोविड-19 संबंधी हालात में काफी सुधार आने के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से साथ साथ चलेंगी। संसद के सत्र का दूसरा चरण ऐसे समय में आरंभ होगा जब कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के साथ पंजाब में विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। इससे पहले बजट सत्र का पहला चरण संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से 29 जनवरी को शुरू हुआ था, जिसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था और फिलहाल आज ये कार्यवाही दोबारा शुरू होने जा रही है। दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है और इसी दूसरे चरण में विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं, खेमचंद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और आरबी उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। आज बजट सत्र जिसका दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है, सरकार के क्या कुछ प्रमुख आज के जो मुद्दे हैं वो रहेंगे? खेमचंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आवाज आ रही है जी। फिलहाल आज जो बजट सत्र का दूसरा चरण है, सरकार के क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं, ये बताएं। देखिए, बजट सत्र में जिस तरीके से बजट को प्रस्तुत किया गया और ये बजट आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट को स्पीड देने वाला बजट है। ये बजट भारत को जो 20 साल का अगले एक रोड मैप होना चाहिए वो देने वाला बजट है और उसी बजट को एकम्प्लिश करते हुए इसमें मुद्दा रहेगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार इस बजट के तहत जो जो चीजें इम्प्लीमेंट करना चाहती है उसको आगे बढ़ाएगी और भी कई मुद्दे हो सकते हैं, वो सारी चीजें अभी सामने आ जाएंगी। जी ठीक है। पुरोहित साहब, कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से आज सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। मुद्दे कई अहम हैं, यूक्रेन में फंसे छात्र जो हैं उनको वापस लाने का मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं। और क्या रणनीति विपक्ष की सरकार को घेरने की? मेरे से प्रश्न पुरोहित साहब से। पुरोहित जी। मुस्कान जी, कनेक्टिविटी नहीं थी, अब आपकी आई है, आई एम सॉरी। देखिए, सेकंड पार्ट ऑफ बजट लोग आज पार्लियामेंट का शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। पहले पार्ट में तो खाली फॉर्मेलिटी थी, खाली एक जैसे पेपर पढ़ देते हैं वैसे पढ़ दिया था उन्होंने, लेखा जोखा पूरा प्रस्तुत नहीं किया था। आज जम्मू कश्मीर का अलग से बजट भी प्रस्तुत करेंगे। जब 370 आर्टिकल आपने हटा दिया, यूनियन टेरिटरी बना दी, तो उसका मेन बजट में कब मर्ज होगा वो सरकार बताएगी। और यूक्रेन में इवैक्यूएशन या ट्रांसपोर्टेशन जो भी गए बच्चों का, हमारे बच्चों का, उसके संबंध में भी चर्चा करेंगे। हमारी कोई रूपरेखा नहीं है, पूरे भारत के प्रश्न है महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, रोटी रोजगार का समस्या। उस पे सारा विपक्ष, कांग्रेस ही नहीं सारा विपक्ष इस बात पे सरकार से प्रश्न पूछेगा, सरकार को उसका उत्तर देना होगा। 20 साल, 50 साल, 100 साल का रोड मैप का आज के प्रेजेंट में आदमी क्या करेगा? 20 साल बाद में जीऊंगा नहीं जीऊंगा, तो ये चीजें सपने दिखाने से काम नहीं चलेगा। ये बजट इस साल का है, इस फाइनेंशियल ईयर का है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में कितनी बेरोजगारी हटाई जाएगी? अभी जैसे पेट्रोल
पेट्रोलियम की जो क्रूड ऑयल की जो रेट है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। तो क्या अब रशिया से, जैसा सुनने में आ रहा है, मैंने पहले भी अपने चैनल पे 4-5 दिन पहले भी इस बात को उठाया था, फिर ऐसा लगा कि सरकार भी उसमें इंटरेस्टेड है, रशिया ने एक प्रस्ताव दिया, ऐसा मेरे को पढ़ने में आया कि अगर रूबल की वैल्यू डाउन हो गई है तो क्यों नहीं भारत उससे तेल खरीदे, क्रूड ऑयल खरीदे। भारत की जो समस्या नहीं हो रही रेट बढ़ाने की। दूसरा, एडिबल ऑयल जो इंपोर्ट होता है वो भी यूक्रेन और रशिया की वॉर से फर्क पड़ रहा है, रेटें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो लोग उस बारे में जनता को जवाब देना होगा। 20 साल 100 साल का रोड मैप हमको नहीं चाहिए, हमको इस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। बजट भी इस फाइनेंशियल ईयर का है कि भाई आप कैसे इस साल के अंदर राहत पहुंचाओगे जनता को महंगाई से, जो पिछले 3-4 साल 5 साल से लोग परेशान, नोटबंदी के बाद परेशान, कोविड के बाद परेशान। तो लोगों का रोजगार का क्या होगा, महंगाई का होगा, सबसे बड़े प्रश्न ये। फिर निजीकरण आप क्यों करे जा रहे हो, उस पर भी मेरे ख्याल से सांसदों को फोकस करना चाहिए। और एक मैं अपील करूंगा विपक्षी सांसदों से भी कि जनता का पैसा लगता है, हंगामा करने की बजाय उसको चर्चा करी जाए हर प्रश्न पे। और क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की है, हर बात विपक्ष में बदलने के लिए विपक्ष का आचरण पे दोष देकर के स्थगित न करें पार्लियामेंट को। विपक्ष की बात को सुने और जनता का पैसा लग रहा है, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, उसके बाद कोई अच्छा निचोड़ बन गया है जो आम जनता को राहत मिल सके। ठीक है, चलिए, ये काफी अहम अपील हो भी जाती है क्योंकि दोनों ही पक्षों से, सत्ता पक्ष और विपक्ष से ये अपील हमारी भी रहेगी कि इस बार चर्चा जो है वो हो। क्योंकि हमने देखा है पिछले सदनों में लगातार मात्र जो कह सकते हैं कि एक आपसी मतभेद होता है, उसकी वजह से कई बार वॉकआउट होता है, इस वजह से सदन पूरे तरीके से चल नहीं पाता और चर्चा भी नहीं हो पाती है। उपाध्याय साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि देखिए चर्चा इस बार अहम है और कई मुद्दे पुरोहित साहब ने बताए हैं। निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई और यूक्रेन में जो फंसे छात्र हैं उनको वापस लाने में सरकार का जो ऑपरेशन गंगा था, उसको लेकर आज विपक्ष जो है वो सरकार को घेर सकता है। रणनीति क्या होनी चाहिए और किस तरीके का सदन आज चलना चाहिए, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए मुस्कान, अर्थव्यवस्था पर दबाव है। कोरोना काल के बाद में जो आर्थिक स्थितियां खराब हुई हैं, पूरे विश्व की खराब हुई हैं, और ऊपर से आप देखेंगे रूस और यूक्रेन का युद्ध, सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर में है। सरकार के सामने विकल्प क्या होता है? देखिए, बजट, पैसा कहां से आएगा, कितना आएगा और कहां खर्च करेंगे और कितना खर्च करेंगे, एक अनुमानित चीजें हैं, वो जनता के सामने सरकार पेश करती है। अब ऐसे में हम ये कहें कि भी महंगाई नहीं बढ़ेगी, मुझे असंभव लगता है। क्यों? जिस तरह से क्रूड ऑयल के रेट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़े हैं। देखिए, सरकारें वैकल्पिक व्यवस्था करती हैं, लेकिन बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर होते हैं। जैसा अभी हमारे पुरोहित जी कह रहे थे कि भी रूस से तेल खरीदना चाहिए, सुझाव अच्छा है कि भी यहाँ इतना सारा रेट बढ़ रहा है तो जनता को कहां से राहत दी जाए। सरकार अपनी कोशिशें करती है, लेकिन मैंने कहा ना, कई बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतने होते हैं कि रूस के ऊपर जो बैन लगे हुए हैं, क्या उन बैन को दरकिनार करते हुए हम सक्षम हैं कि वहां से प्रिक्योरमेंट कर पाएं या तेल ला पाएं? ठीक है उपाध्याय साहब, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, आपकी बात मैं पूरी सुनूंगी क्योंकि ये बातें अहम है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ।
ਤੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बजट सत्र के दूसरा चरण की आज शुरुआत होने जा रही है। 11 बजे से कार्यवाही दोनों सदनों की एक साथ शुरू होगी। चर्चा की शुरुआत इसी पर एक बार फिर से कर लेते हैं। उपाध्याय साहब, आप अपनी बात पूरी करें। तो देखिए, जिस तरह के प्रेशर हैं उस सब की परिस्थितियों को देखते हुए पक्ष विपक्ष दोनों को मिलकर कोशिश करनी होगी कि बीच का क्या रास्ता निकाला जा सकता है, किस तरह रास्ता निकाला जा सकता है। विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध ही नहीं है। रचनात्मक तरीके से अगर कोई ना कोई रास्ता अगर निकाला जाए, सर्वसम्मति से निकाला जाए, जहां विपक्ष का दायित्व है वहां सत्ता पक्ष का भी दायित्व बनता है को वो विपक्ष को भरोसे में ले। तानाशाही नहीं है कि हम सत्ता में हैं तो जो हम चाहे वो करेंगे। विपक्ष को देखिए, फ्लोर मैनेजमेंट होता है। फ्लोर मैनेजमेंट करना सत्ताधारी दल का काम होता है। लेकिन विगत में देखा गया है मुस्कान कि ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी दुश्मनी पक्ष और विपक्ष में हो। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। हम सबका उद्देश्य एक ही है कि हमारा देश शक्तिशाली बने, राष्ट्र आगे बढ़े और जनता को जो भी सुख सुविधाएं हम मुहैया करा सकते हैं वो मुहैया कराएं। जब लक्ष्य एक है तो फिर उसमें खींचातानी नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपस में सहमति के आधार पर डिस्कशन करके रास्ते निकाले जाने चाहिए। अभी पीएफ की ब्याज दर घटाई, बहुत असंतोष है कर्मचारियों में। देखिए, कर्मचारियों का वही एक बचत होती है, वही पूंजी होती है। और कोरोना काल में अगर आर्थिक स्थिति खराब हुई है तो उस मजदूर की आर्थिक स्थिति भी खराब हुई है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो गरीब मजदूर जिनकी याद हम इलेक्शन में करते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों ही ये दावे करते हैं कि हम उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दबाव के चलते आर्थिक व्यवस्था की हालत को देखते हुए जो ब्याज दर घटाई गई है उसका डायरेक्ट प्रभाव कहीं ना कहीं गरीब मजदूर पर पड़ेगा। तो मैं बार बार कहता हूं कि वही उसकी जमा पूंजी होती है। पहले ही आप देखेंगे कि विश्व में पूंजीवाद का जिस तरीके से बोलबाला और वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है, गरीब और मजदूर हाशिए पर है। ऐसे में सरकारों का दायित्व बनता है कि जो भी राहत दे सकती हैं, जो संभव है वो राहत गरीब और मजदूर को मिलनी चाहिए। क्यों सहायता की दरकार उसको भी है, क्योंकि देखेंगे आपकी नौकरियां गई हैं तो बहुत सारे लोगों ने अपना पीएफ निकाला है और जिन्होंने जमा करके रखा है वो भी इस उम्मीद में रखा है कि भी यहां से एक अच्छी ब्याज मिलती है तो मेरा जो पैसा है वो बढ़ेगा और मुझे आमदनी होगी और मेरी आमदनी बढ़ेगी। और कोई विषम परिस्थिति आती है तो मजदूर का जो ईपीएफ के यहाँ पीएफ जमा होता है वही एक सहारा होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में ब्याज दर घट जाना कहीं ना कहीं उसे डायरेक्ट प्रभावित करेगा। ब्याज दर का घटना सीधे तौर पर जो निम्न वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको प्रभावित करा है। खींचन शर्मा जी, उपाध्याय साहब ये बात कह रहे हैं। देखिए, मैं भी सर्विस सेक्टर में हूँ, बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा, सबको इम्पैक्ट आने वाला है। लेकिन अभी भारत में आप देखिए ब्याज दर गिरी हुई और सभी जगह ब्याज दर गिरी हुई। उस समय पीएफ की जो ब्याज दर है सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। तो हम इसको इस तरीके से ना लें कि भाई घटी है तो दूसरी ब्याज दर है उनके मुकाबले एक कम है, ये सबसे ज्यादा है।
सबसे स्टेबल हैं। मार्जिनली इनको कम किया गया है क्योंकि मार्केट में आप इससे ज्यादा दे नहीं सकते और ये गारंटेड है, ये मार्केट लिंक भी नहीं है कि मार्केट आपका अप होगा तो आपको ज्यादा मिलेगा, डाउन होगा तो डाउन, नहीं, ये गारंटेड आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरे हुए हैं, ब्याज दर गिरी हुई है, तो मार्जिनली यहाँ पे भी उसको कम करना पड़ा, लेकिन ये गारंटेड है, आज भी सबसे ज्यादा है, सिक्योर है। रही बात विपक्ष के पास ना तो इस समय नेता है ना ही नीति है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीति को पुनः अप्रूवल 4 राज्यों के इलेक्शन में मिली, 4 राज्यों में हमें भारी बहुमत मिला, जनता ने हमारा साथ दिया, जनता ने हमें सुना, जनता ने विपक्ष को भी सुना और हमारा साथ दिया, क्योंकि विपक्ष जानता है कि उनके पास जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ बुराई करने का काम है, कोई भी कंस्ट्रक्टिव तरीके से सरकार का साथ देने का काम वो करते नहीं। यूक्रेन में जो भारत ने काम किया वो हिस्टोरिकल काम किया है, दूसरे देश, बड़े बड़े देश भी वो काम नहीं कर पाए जो भारत ने किया, और भारत ने ना सिर्फ अपने बल्कि को भी वहां से बचाने का काम किया है युद्ध काल में। और युद्ध होते हुए अपने नागरिकों को आप इवैक्यूएट करते हो, बहुत बड़ी बात है, युद्ध स्तर पे काम हुआ है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसको भी अगर ये विपक्ष कहता है कि हम संसद में उसकी बुराई करेंगे तो इससे ज्यादा नकारात्मक चीजें क्या होंगी। पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व में देखा है किस तत्परता से सरकार ने काम किया है। अगर आप अच्छे कामों को अप्रिशिएट करोगे, गलत कामों को बुराई करोगे, तभी। मैं लौटूंगी खेमचंद शर्मा जी आपके पास, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, जब तक सकारात्मक राजनीति नहीं करेगा तब तक उनका भला नहीं हो सकता, और जब तक वो अपने घर की सफाई नहीं करेगा तभी भी उनका भला नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं किस तरीके 3-4 साल से कांग्रेस मंथन कर रही है, मंथन करके क्या निकलता है, वही गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य निकलता है, और गांधी परिवार के सदस्यों के दबाव में वो इस तरीके की राजनीति करते हैं। वो देश हित की राजनीति नहीं होती, वो लोगों की राजनीति नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ किसी वर्ग को अपील करने का काम करते हैं या भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। इसीलिए कांग्रेस लगातार धरातल में जा रही है। अगर वो सकारात्मक राजनीति करेंगे, अच्छे को अच्छा कहेंगे, अगर कहीं कमी है उसको उजागर करेंगे तो लोग उनको सुनेंगे। अगर वो यूक्रेन के इवैक्यूएशन में भी सवाल उठाएंगे तो लोग उनको माफ नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं खड़े होंगे। ठीक है। अगर हर चीज में वो बुराई करेंगे तो लोग उसका अप्रिशिएट नहीं करते। ठीक है, विपक्ष के पास ना तो नेता है और ना नीति है, ये कह रहे हैं खेमचंद शर्मा जी। पुरोहित साहब, देखिए अभी मैंने सुना थोड़ा बहुत, कनेक्टिविटी नहीं थी, क्रिटिसाइज नहीं किया था। खेमचंद जी ने कांग्रेस करके पूरे वर्जन में क्रिटिसिज्म विपक्ष का किया। जैसे प्रधानमंत्री जी जो होते हैं सदन के नेता होते हैं, सदन एक यूनिफाइड बॉडी है। मैंने शुरुआत में कहा विपक्ष को और दायित्व क्योंकि सरकार का ज्यादा होता है, सबको मिलजुल करके देश की जो सबसे बड़ी समस्या इस समय निजीकरण, रोटी रोजगार, महंगाई, इस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन जैसे डॉलर की कीमत बढ़ रही है, जैसे उम्र बढ़ रही है प्रधानमंत्री जी, उतने ही वो विपक्ष से ज्यादा प्रेजुडिस होते जा रहे हैं। नहीं तो सदन का नेता अगर अपना दिल बड़ा रखेगा, अगर विपक्ष ने कुछ कह भी दिया तो उसको पीना चाहिए, अगर आप सदन के नेता उस लायक हो तो। अगर नहीं हो
आप दोनों के साथ अपनी उम्र बढ़ाते जा रहे हो, उसके बाद भी संजीदापन नहीं आ रहा, तो इसमें कोई किसी का कोई उपाय तो कर नहीं सकता, ये तो भगवान ही करे। लेकिन संसद एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है, अगर उसमें क्रिटिसिज्म ही नहीं होगा, सारे मोदी जी की जैसे ये लोग तारीफ करते हैं सारी तारीफ करने लग जाएंगे, तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा। अभी यूक्रेन की बात थी, जो लाए उसकी सबने तारीफ की, लेकिन आपने जो डिले किया, आपके नेताओं ने भी माना है, टीवी चैनल पे बड़े बड़े नेताओं ने, अगर आपने जो डिले किया 15 तारीख को अमेरिका ने किया, ये किया, सबने माना, आपको पता नहीं था, 8 साल से सरकार चला रहे हो, दूरदर्शिता नहीं थी कि रूस बढ़ रहा है, आम आदमी कह रहा है रूस अटैक कर रहा है, रूस अटैक कर रहा है, आपकी समझ नहीं आ रही वो बात, क्यों नहीं आ रही भाई? 8 साल में अभी तक आपको दूरदर्शिता नहीं आई, आप 20 साल बाद कहोगे हमको समझ में आ रही थी। ये जो लेट कर रहे हैं हर चीज में, कोरोना में भी लेट शेट कर रहे थे, सबने एक क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, भैया आप खुद लेट कर रहे हो, जनता कह रही है आपको कि आप करिए, समय पर आप नहीं कर पा रहे हो। उस लेट जो आप लेट लतीफी जो कर रहे हो उसको आप अपना उसको मानो, उस बात को, विपक्ष पे मत जाओ उस बात। अब आप अभी पीपीएफ की बात कर रहे थे, ईपीएफ और पीपीएफ, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, आम जनता जो पीपीएफ अकाउंट खोलती है उसको तो 7.10% ऐसे कुछ है, 7.5 या 7.10 वो परसेंट दे रहे हो, और आप कर्मचारियों को आज कई साल से, कांग्रेस के जमाने से भी है, आप कर्मचारियों को जो कर रहे हो उसमें 1% का डिफरेंस है। भाई आम जनता भी अपना पैसा जमा कराती है, उसको भी सेम रेट देनी चाहिए। खेमचंद जी से अनुरोध करेंगे कि आप प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी का पता नहीं, प्रधानमंत्री जी से करिएगा अनुरोध कि भाई ये बरोबर तो हो ना, कम से कम इनइक्वालिटी नहीं हो जनता के मामले में। एक जो पुरानी पेंशन स्कीम जो सरकारों ने, कुछ राज्यों ने चालू करी है, उसको वापस चालू करिए, क्योंकि जो एनपीएस स्कीम आती है वो बाजार आधारित है। 20 साल 30 साल किसी ने कंट्रीब्यूशन किया, उसके बाद बाजार नीचे गिर गया, तो बुढ़ापे में वो क्या लेके जाएगा? एक सोशल सिक्योरिटी, एक वर्ड है हमारे यहाँ पे, सोशल सिक्योरिटी के लेजिस्लेशन खूब बने। वो बात अलग है कि पुलिवाद के दौर में उनको खत्म करते जा रहे हैं सरकारें आई है, जो चाहे मनमोहन सिंह जी की हो चाहे मोदी जी की हो, तो आप सोशल सिक्योरिटी तो आदमी की रखोगे। हमारा जो भारत का जो निर्माण हुआ है, आप अगर संविधान में विश्वास करते हो तो सोशल सिक्योरिटी में विश्वास करिए। बाजार आधारित सब कुछ कर दोगे तो माँ बाप ने क्या बाजार आधारित कर दोगे, रोटी भी बाजार आधारित कर दोगे, बाजार बढ़ गया तो रोटी भी महंगी हो जाएगी, बाजार घट गया तो रोटी सस्ती। ये नहीं होता है। अगर आप सामाजिक व्यवस्था को लागू रखना चाहते हो तो आपको समाजवाद, भारतीय समाजवाद की बात कर रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा, सोवियत संघ और चाइना से मत जोड़िए। भारतीय समाजवाद के अनुसार समाज हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी, समाज की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। तो सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड जो प्रश्न है उनको बाजार से न जोड़िए। आप अगर हर चीज से पल्ला झाड़ोगे, मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार ने शुरू की थी, मोदी जी ने उसको पास कर दी, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। समय बदल गया, देश में हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और रोटी रोजगार बेरोजगार की भयंकर समस्या है। आप मानो चाहे मत मानो, लोग परेशान। तो इस संसद के पटल पे डिस्कशन होना चाहिए। मैंने फिर अनुरोध किया, विपक्ष का भी नाम लिया, इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने क्रिटिसाइज किया विपक्ष को हर बात में। विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और ये सामूहिक रूप से पूरे सदन की जिम्मेदारी है। आज जो भारत जो परेशानी से आम जनता गुजर रही है, उसको पूरे सदन को एक स्वर से उसको मानना चाहिए और उसको लागू कराने का प्रयत्न करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी क्योंकि सदन के नेता है, उनको मानना चाहिए। पूरे जितने भी 542-41 सदस्य उनके नीचे आते हैं, वो उनके छोटे भाई है, चाहे उम्र में बड़े हो, वो आज नेता है, नेतृत्व है, एक परिवार के मुखिया है, सदन के भी मुखिया है, देश के भी मुखिया है। उनको उस आचरण को सिद्ध करना चाहिए इस बार। ठीक है, उपाध्याय साहब। देखिए, पुरोहित जी जो कह रहे हैं, मैं कुछ बातों से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, पुरानी पेंशन स्कीम, जब एमपी एमएलए की पेंशन बंद नहीं हुई तो कर्मचारी की क्यों बंद की जाती है? अगर पेंशन बंद करनी है तो मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, इनको जो पेंशन मिलती है वो भी बंद हो जानी चाहिए। तो जनता कहीं ना कहीं अपने आप ये देखती है कि भी अपने लिए कानून कुछ और हैं और जनता के लिए कानून कुछ और हैं, तो वो बात बेमानी लगती है। और देखिए, सोशल सिक्योरिटी सरकारों का दायित्व होता है। अगर हम ये कहें भी प्राइवेटाइजेशन आज से हो रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन का दौर एक लंबे समय से है और कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी की नीतियां भी उसमें जिम्मेदार हैं। जबकि हम पहले भी कहते थे कि निजीकरण किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। निजीकरण अलग तरह की समस्याएं लेके आता है। देखिए, आज मान लीजिए हम
प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बेच देंगे, तो सरकार किस लिए? सरकार के पास क्या रहेगा? सरकार सिर्फ टैक्स इकट्ठा करेगी, सोशल सिक्योरिटी कहाँ रहेगी? जब हम सब कुछ बाजार के हवाले कर देंगे पूरी व्यवस्था को, तो सरकार भी कहीं ना कहीं असहाय नजर आएगी। ठीक है, मैं लौटूंगी उपाध्याय साहब आपके पास, आपकी बात भी पूरे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। उपाध्याय साहब कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात पूरी सुनते हैं। उपाध्याय साहब, तो देखिए, सरकारें जिस तरीके का नैरेटिव बना रही हैं, और देखिए कोई भी सरकार हो, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन जनता देखती है कि भी हमारे हित में कौन काम कर रहा है। आज जो सत्ता पक्ष में, कल विपक्ष में हुआ, कल जो विपक्ष में था सत्ता पक्ष में है, और उसी का परिणाम है। आप देखेंगे जो असंतोष है वो बढ़ रहा है, चाहे वो किसान है चाहे वो मजदूर है। बात इलेक्शन के टाइम पर आप देखेंगे कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां किसान के हित की बात करती हैं, मजदूर के हित की बात करती हैं और गरीब के हित की बात करती हैं। लेकिन जो मूल समस्या है उसका निराकरण कोई नहीं करना चाहता। किसान है, किसान की मूल समस्या है उसकी उपज का सही मूल्य उसे नहीं मिलता है, इसलिए वो परेशान रहता है, कर्जदार हो जाता है और आत्महत्या करता है। लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई कि किसान की जो उपज है उसका सही मूल्य बने। लेकिन जब एक कृषि कानून आए तो विरोध भी जबरदस्त हुआ, जबकि मैं उस समय भी कहता था मुस्कान, कृषि में पूंजी की जरूरत है, पूंजी निवेश की जरूरत है। बिना पूंजी निवेश के जब देश नहीं चल सकता, कंपनियां नहीं चल सकती, फैक्ट्रियां नहीं चल सकती, तो ये खेती कैसे चल सकती है बिना निवेश के? 2-4 बीघा किसान है ना, वो कोल्ड स्टोर बना सकता है, उसका पैसा ही नहीं है, तो उसकी कौन सोचेगा? और किसान यूनियनों के डर की वजह से कोई भी उसमें हाथ नहीं डालना चाहता, कोई कानून नहीं लाना चाहता, कोई रिफॉर्म नहीं करना चाहता, और किसान और हताश और निराश है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोशिशें अगर प्रॉपर होंगी, सरकार है अपना काम करे, अच्छे मन से करे, ईमानदारी से करे, लेकिन सरकार काम ही न करे। कृषि बिल आए, आप कहते हैं सरकार को नहीं लाने चाहिए। मैं आ रही हूं पुरोहित साहब आपके पास। तो देखिए, ये भी वो काम जायज नहीं है, प्रयोग करने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं मान रहा था अगर खेती में पूंजी निवेश होगा तो यूक्रेन में देख लीजिए, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, वहां प्रोडक्शन होता है और वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है कृषि के क्षेत्र में, लेकिन कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े कोल्ड स्टोर हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, सिंचाई का प्रॉपर साधन हो, और जो उन्नतीकरण कृषि का हो रहा है वो सब हो। लेकिन सरकारें उदासीन है, हिम्मत नहीं करती हैं कानून लाने की। अगर कानून लाने की कोई सरकार हिम्मत भी करती है तो किसान यूनियन उसको पलीता लगा देती है, मजाक बना दिया है लोकतंत्र का। तो देखिए, बहुत सारी
समस्याएं इस समय सरकार के सामने हैं और अर्थव्यवस्था बहुत दबाव में है। ठीक है। मुस्कान, किस तरीके से निकालना है ये परीक्षा की घड़ी है सरकार की, और ये सरकार के हाथ में है और सरकार को इस पर कड़े फैसले लेने होंगे। खेमचंद शर्मा जी, उपाध्याय साहब ने बहुत अहम बातें कही है अर्थव्यवस्था को लेकर और पेंशन योजना जो है उसको लेकर। ये तमाम बातें क्योंकि सरकार से सवाल पूछना लाजमी है। दूसरी तरफ पुरोहित साहब ने एक बात आपसे पूछी कि यूक्रेन में आपने ऑपरेशन गंगा चलाया, बहुत अच्छी बात है, आप इतने लोगों को लेकर आए और अपनी पीठ आप थपथपा रहे हैं, लेकिन दो सवाल मेरे इसमें आपसे है। मैं लौटूंगी पुरोहित साहब, एक बार मैं खेमचंद शर्मा जी के पास आऊंगी। जो दो सवाल मेरे आपसे इसी सवाल पर है, दो सवाल इसी पर है। जो ऑपरेशन गंगा है, सबसे पहली बात बहुत देर से आपने वो शुरू किया, और दूसरी बात अगर आपने शुरू भी किया तो आपने ये फैसला लेने में इतना समय लगा दिया कि बाकी जो खर्चे हैं उसका वहन सरकार करेगी। पहले तो ऑपरेशन गंगा लेट नहीं था। आपने देखा होगा बार बार सरकार ने चेतावनी जारी की और बताया अपने नागरिक कि यहाँ पे स्थिति खराब हो रही है, आप अपने आप को इवैक्यूएट कर लो। लेकिन वहां पे जो ज्यादातर स्टूडेंट जाते हैं वो हम सभी जानते हैं, एक चीफ मेडिकल की जो डिग्री है उसको लेने के लिए वहां पे जाते हैं, और यूनिवर्सिटी ने भी उनपे तरह का दबाव बनाया हुआ है। अगर लौटोगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आप ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगा सकते, ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, और भी कई कारण थे। और उनमें से बहुत ही कम लोग उन चेतावनी के बाद के बावजूद भी वापस आए और वहां पे युद्ध शुरू हो। और युद्ध काल में सरकार ने तो जैसे ही युद्ध शुरू हुआ और हमारी सरकार को लगा कि अब नागरिक वहां पे सुरक्षित नहीं है और वो अपने आप से नहीं निकले, तो उनको युद्ध स्तर पे निकालने का काम किया। और अड़ोस पड़ोस में जितने भी देश हैं उन सबसे संपर्क साधा, वहां पे अपने मंत्री को डिप्लॉय किया, और जितने रिसोर्स भारत के पास हैं उन सभी को डिप्लॉय किया, आर्मी के रिसोर्सेज को भी, सिविलियन रिसोर्सेज को भी, और अपने नागरिकों को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की। और पूरे विश्व में देखा युद्ध स्तर पे काम हुआ, सबसे अच्छा काम हुआ। और हमारे पीएम की रिक्वेस्ट पे रसिया ने भी 5-6 घंटे अपने युद्ध को विराम दिया, क्योंकि इस समय युद्ध काल है और युद्ध काल में रसिया रोके क्योंकि उनके लिए वो स्ट्रेटेजिकल गलत है। लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट सुरक्षित रूप से निकले। हमारा झंडा जिस स्टूडेंट ने भी थामा हुआ था उसको सुरक्षा की गारंटी यूक्रेन ने भी दी, रशिया ने भी दी, हम सब ने देखा। तो ये भारत की आन बान शान पूरे विश्व ने देखी, और वो इसी वजह से है कि जो अभी मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार के जो लिंक है, उनके जो रिलेशन है, उसकी वजह से संभव हुआ। सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, पूरा विश्व इसको सराह रहा है। रही दूसरी बात पेंशन की, देखिए पेंशन की ये मोदी सरकार ने ऐसा किया ये नहीं है। मोदी सरकार से पहले ही तो पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया, और उसके जो उस वर्तमान में सरकार थी अलग अलग उन्होंने रीजन दिए। और अभी जो की बात है, पीएफ अभी भी हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कोई भी पीएफ अकाउंट खोल सकता है। जो एम्प्लॉई ईपीएफ अकाउंट होता है, नॉर्मल एम्प्लॉई पीएफ अकाउंट खोल सकता है, और दोनों के अकाउंट में बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और ये हाईएस्ट है और सबसे सुरक्षित भी और गारंटेड है। गारंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो बहुत ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि आप उसकी गारंटी कैसे दोगे। लेकिन फिर भी सरकार ने इसको मेंटेन किया हुआ है, और आप देखोगे, तुलनात्मक देखोगे तो जितने भी बड़ी इकोनॉमी है जहां पे अपने एम्प्लॉय को गारंटेड जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है इस तरीके का, उसमें सबसे ज्यादा भारत का है। और रही बात किसानों की, बात बोली, किसानों के 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोविजन किया गया है, जिसमें गांव के पास ही कोल्ड स्टोरेज बने, गांव के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और गांव में खेती के आसपास या खेती के लिंक जो उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, किसान के बच्चे भी इंजीनियर बन सके, उद्योगपति बन सके, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को देश विदेश में बेच सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और इसके लिए सरकार ने प्रोविजन भी किया, रोड मैप भी बनाया, काम भी हो रहा है, काम होगा भी। ठीक है, उपाध्याय साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से अपनी पीठ थपथपा रही है सरकार, और खेमचंद शर्मा जी ये मानने को तैयार नहीं कि ऑपरेशन गंगा जो है वो कुछ लेट शुरू हुआ, क्योंकि इतना लंबा समय जब युद्ध को हुआ, जब हमें पहले से पता था, 2 से 3 महीने पहले से हमें पता था कि युद्ध होगा, उस समय में सरकार ने एडवाइजरी जारी की, लेकिन ये कहा गया कि आप खुद वहां से आइए। और एयर इंडिया का आप ले लीजिए, निजीकरण के भी इसी में अगर साथ जोड़कर देखें तो एयर इंडिया जो है उसकी 25,000 के कुछ आसपास से जो है वहां से आने का खर्चा होता है। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ उस समय में 60 से 70 हजार रुपए एक टिकट का लिया जा रहा था खर्चा। तो निजीकरण का ये सबसे कह सकते हैं सबसे बड़ा नुकसान यहीं पर हमें देखने को मिला। हालांकि बाद में सरकार ने ये फैसला लिया
कि जो भी खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी, लेकिन उससे पहले बच्चों को, छात्रों को जो समस्याएं अलग अलग आई निजीकरण की वजह से, या फिर यूं कहें कि जल्दी फैसला ना लेने की वजह से, उन समस्याओं का आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, पहली बात तो मुस्कान, यूक्रेन में पढ़ने के लिए किसी गरीब और मजदूर का बच्चा नहीं जाता है। जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके बच्चे यहाँ नीट वगैरह की परीक्षा पास करके और मेडिकल ज्वाइन नहीं कर पाते, वो लोग पैसे के दम पर यूक्रेन और दूसरे देशों में भेजते हैं। देखिए, एडवाइजरी जारी करने का मतलब होता है कि नागरिक उसको फॉलो करें। सरकार ने जब एडवाइजरी जारी की थी तो जहां सरकार का दायित्व है वहां उन छात्रों के अभिभावकों का, छात्रों का भी दायित्व था कि जब पता है कि स्थितियां खराब होने वाली हैं और एडवाइजरी जारी हो गई है। देखिए, अमेरिका हो, रूस हो, जर्मन हो, जापान हो, सभी देश अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हैं और नागरिक उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी उपाध्याय साहब आपके पास। फिलहाल एक ब्रेक का समय है, फौरन हाजिर होंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय साहब, आप अपनी बात पूरी करें, आप बता रहे थे कुछ। तो देखिए, एडवाइजरी को गंभीरता से नहीं लिया गया। नहीं, युद्ध छिड़ने से पहले वहां से अगर छात्र गंभीरता से लेते तो वापस आ सकते थे और सरकार भी इसी इंतजार में थी कि लोग अपने पैसे खर्च करें और अपनी टिकट से देश में वापस आएं। लेकिन जब युद्ध छिड़ गया उसके बाद जब वहां परिस्थितियां बदली तो वहां के जो छात्र हैं उनकी मानसिक स्थिति और जो संभावनाएं थी वो पेरेंट्स को भी लगने लगा। पेरेंट्स यहां बेचैन थे, सरकार के ऊपर प्रेशर बना। सरकार ने फिर ऑपरेशन गंगा शुरू किया और देखिए, इतनी बड़ी संख्या में छात्र यूक्रेन में पढ़ने के लिए जाते हैं और बहुत सारे छात्र एम्बेसी के साथ अपना कनेक्ट नहीं रख पाते हैं। वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है उन्हें अपडेट नहीं करते हैं। अपना फोन नंबर, अपनी लोकेशन, वो सारी चीजें अपडेट करें एम्बेसी के साथ, तो इमरजेंसी की स्थिति में उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है और कई चीजों को व्यवस्थित किया जा सकता है। लेकिन जैसा हम लोगों का एक कल्चर हो गया है कि बच्चे भी वहां जाके निर्द्वंद हो जाते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन कराना है, अभी इंफॉर्मेशन देनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन एम्बेसी के पास नहीं होती। वो डाटा जब उनके पास अवेलेबल नहीं होता तो उन्हें प्लानिंग करने में और उनको इवैक्यूएट करने में, निकालने में कहीं ना कहीं व्यवहारिक परेशानी आती है। हम लोग ऊपर से देखते हैं, आलोचना करते हैं, ठीक है, सरकार है, सरकार से प्रश्न बनता है और लेकिन सिर्फ प्रश्न ही नहीं बनता, जहां कर्तव्य अधिकार है वहां कर्तव्य भी है। अगर एडवाइजरी को गंभीरता से लिया जाता तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्या का निराकरण हो सकता था
सरकार ने भी देरी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार इलेक्शन में व्यस्त थी और सरकार ये सोच रही थी कि भी सक्षम लोग हैं, जो वहां पढ़ने के लिए गया है, फीस भर रहा है, जब वहां इतनी महंगी फीस भर रहा है तो भाई टिकट अगर मान लीजिए 25 का 20 में आ रहा है या 30 में आ रहा है, वो दे सकता था। और देखिए, सरकार फ्री में लाएगी, सरकार नहीं ला रही है, वो पैसा हम सबका है, वो टैक्स पेयर का पैसा है। सरकार कोई भी फैसला लेती है, खर्चे करती है, तो वो अपनी लेकिन बात यहाँ पर मेरा सवाल उपाध्याय साहब ये था आपसे, ठीक है समझ गई मैं आपकी बातें, और कई बातें ऐसी हैं जिससे मैं सहमति भी जताऊंगी, लेकिन देखिए सवाल मेरा ये है कि निजीकरण जिस तरीके से एयर इंडिया का किया गया, उस निजीकरण की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो सरकारी कंपनी समय होती, सरकार के अंडर होती, तो शायद ये 25,000 से 60,000 70,000 नहीं होता। ठीक है, एक आम नागरिक, अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां पर अमीर बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो जाते और वहां से आए भी, देखिए कुछ बच्चे अपने पैसों पर आए भी, लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकारी कंपनी होती, सरकार के अंडर एयर इंडिया होता, तो शायद 25,000 से 60,000 70,000 तक हमें खर्चा नहीं देना पड़ता। देखिए, ये मैंने पहले कहा, निजीकरण के साइड इफेक्ट हैं, और निजीकरण के साइड इफेक्ट अभी और देखने को मिलेंगे। मैंने कहा ना कि जब हम निजीकरण करते चले जाएंगे, रेलवे को निजीकरण कर देंगे, एयरलाइंस का निजीकरण कर देंगे, तो सरकार के पास कमांड रहता ही नहीं। सरकार के पास क्या कमांड होगा? कल को रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो रेलवे में मान लीजिए आज 200 रुपए का टिकट है, वो 500 रुपए का करेगा, घाटा दिखाएगा, क्योंकि वो चैरिटी के लिए नहीं आ रहा है। कोई भी उद्योगपति अगर कहीं कोई अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो पब्लिक की भलाई के लिए या पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा, उसका अपना इंटरेस्ट है। मैं फिर कहता हूं, वो चैरिटी के लिए पैसे नहीं खर्च कर रहा है, वो व्यापार कर रहा है। मान लीजिए एयर इंडिया जिसने भी ली है, टाटा ने ली है, जिसने भी पैसा इन्वेस्ट किया है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। और प्रतिस्पर्धा होती है, मौके का फायदा प्राइवेट एजेंसियां उठाती हैं, लेकिन आज तो दौड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है। कोई भी सरकार हो, सब कुछ बेच देने पर आमादा है। मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था, आज वो चल रहा है, और आगे कहां तक जाएगा? देखिए, अंत हर चीज का है। मुस्कान, लोग परेशान हो जाएंगे जब सब कुछ निजीकरण हो जाएगा, तो फिर इनको खरीदा जाएगा। देखिए, ये भी एक आज याद रखना, हमारे दर्शक हैं वो समझ लें, जब अति हो जाएगी, जब पूंजीपति अपनी मनमानी करेगा, तो सरकारों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, फिर इन्हीं संस्थानों को खरीदा जाएगा, सरकारें खरीदेंगी। बिल्कुल, और ये समझने वाली बात अभी है कि पहले ही इसको इस तरीके से उठाया जाए। और निजीकरण के तो खिलाफ सारी दुनिया है ही, खुद लगातार प्रदर्शन होते हैं खेमचंद शर्मा जी, और विपक्ष लगातार ये बात कहता है कि प्राइवेटाइजेशन आप मत करिए इतना। और अगर सारी सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, इसका मतलब ये समझे कि सरकारी नौकरियां तो उसके बाद जनता को मिलेगी ही नहीं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जहां जिन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वहां इन्वेस्टमेंट तेजी से किया जा रहा है, और जहां से हम एक दूसरे के लगा सकते हैं लगाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पैसा और रिसोर्स वो तो आपको पता है कि लिमिटेड है, लेकिन जिन क्षेत्रों में पैसा लगना चाहिए वहां पे लगाने की कोशिश की जा रही है। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि भाई अपने किसी संस्थान को बेच के हम लोग कर चुका रहे हो या फिर किसी दूसरे को दे रहे हो, नहीं। हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, वो नेसेसरी है, वो इन्वेस्टमेंट जरूरी है। वो कहाँ से आ रही है इन्वेस्टमेंट? जो हम री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें जो पैसा आ रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया जा रहा है। 10.5 लाख करोड़ का एक प्रोविजन किया गया है, हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब इतनी इन्वेस्टमेंट होती है तो इकोनॉमी में मल्टीपल उससे हैपनिंग होती है, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, और उसकी वजह से इकोनॉमी बूस्ट करेगी। तो हम एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। और दूसरा, मैं नहीं मानता कि एयर इंडिया ने इस स्थिति का फायदा उठा के जो रेट बढ़ाए। देखिए, जब पूरा इंटरनेशनल मार्केट आप देखिए, दूसरी जो एयरलाइंस है, हमारी जो एयरलाइंस है, मार्केट का जो कंपटीशन है उसके हिसाब से हमने प्लस माइनस किया, और उसी के हिसाब से चीजें तय हुई। और जैसा अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया, सीनियर पैनलिस्ट ने बताया कि वहां पे जो भी जाता है वो सीनियर व्यक्ति होता है, और उनको पता होता है कि भाई वो अपने आप से वापस आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने एडवाइजरी को माना नहीं, या फिर एम्बेसी के पास उनका अपडेटेड डेटा नहीं था।
बहुत सारे कारण है, मैं उसमें डिटेल में जाना चाहता हूं, स्टेप नहीं लिया। लेकिन सरकार ने जब देखा कि नहीं अब मास में इवैक्यूएट करना है, तो उस समय ये टेक्निकल हैसल्स को छोड़ के इसको भारत सरकार, जब भारत सरकार भी कोई खर्चे को बैन करते हैं वो भी अब सभी के ऊपर आता है। सरकार का जो पैसा है वो सब हमारा पैसा है। ठीक है, जो बियर कर सकता है उसको बियर करना चाहिए, अगर नहीं ठीक है, मैं तो लौटूंगी खेमचंद शर्मा जी आपके पास, आपकी बात पूरी सुन जाएगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी करें। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी सरकार में जहां भी सरकार को पिचिंग करने की जरूरत है, जहां जनता के लिए सरकार खड़ी होनी चाहिए, वहां सरकार खड़ी है। और जो यूक्रेन का जो इवैक्यूएशन हुआ है वो शानदार तरीके से हुआ है, अच्छी तरीके से हुआ है, तेजी से हुआ है, ये सबने देखा, सबने सराहा है। और रही बात प्राइवेटाइजेशन की, तो हमारी सरकार आंख बंद के प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रही है, ये रिस्क का काम कर रहा है। हम कुछ सेक्टर जहां से पैसा निकाल सकते हैं निकाल रहे हैं, और वो सेक्टर जो अभी तक आइसोलेटेड थे, जहां पे पैसा लगना चाहिए, जो जनता की भलाई के लिए जरूरी है, जो देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जो इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए जरूरी है, वहां पे उस पैसे को लगाया जा रहा है। ठीक है, जहां पर बूस्ट करने की जरूरत है वहां पर उस पैसे को लगाया जा रहा है। निजीकरण को लेकर यह बात कही है खेमचंद शर्मा जी ने। उपाध्याय साहब, देखिए, जब शुरू हुआ था मुस्कान, मुझे खूब याद है जब पेंशन बंद की गई थी तो कर्मचारियों को एक सपना दिखाया गया था कि भी पेंशन कुछ नहीं है, एक मुश्त रकम मिलेगी और उसको आप इस तरह से, और इसमें फायदा है, एक मुश्त जो रकम मिल जाएगी वो आपको बेनिफिट है, पेंशन से ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन कर्मचारी उस समय झांसे में आया और वो उस बात को मान गया कि ठीक है पेंशन खत्म कर दो, एक मुश्त दे दो। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि वही कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और वो कह रहा है नहीं, मेरी पुरानी पेंशन ही बहाल कर दो। देखिए, उस समय भी चतुराई के साथ आपने देखा होगा, जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, जो भी सत्ताधारी दल था या जो MP MLA थे, उन्होंने अपनी पेंशन खत्म नहीं की, जबकि शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए। और देखिए, प्राइवेटाइजेशन जिस स्पीड के साथ चल रहा है, मान लीजिए घर के बर्तन भाड़े बेचकर मैं अपने घर का खर्च चलाने लगूं, दर्शक उस बात को बहुत अच्छी तरह समझें, तो जब ये बर्तन भाड़े सारे बिक जाएंगे फिर खर्चा कहां से चलेगा। और हमारे यहाँ जो कंपनियां हैं, देखिए बाहर जो भी प्राइवेटाइजेशन है या प्राइवेट कंपनियां हैं, वो रिसर्च वगैरह पर पैसा ज्यादा खर्च करती हैं। हमारे यहाँ उतना पैसा रिसर्च वगैरह पर न करके जो एक मेंटलिटी है, चाहे पूंजीपति है चाहे आम आदमी है, पूंजीपति भी आम आदमी में से ही निकला हुआ हम सबके बीच का ही एक व्यक्ति है, उसकी मेंटलिटी ज्यादा से ज्यादा कमाने की होती है, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की होती है। और दूसरा एक और मुस्कान जो मुख्य पहलू है, देखिए प्राइवेटाइजेशन के बाद वर्किंग कल्चर बदल जाता है, चीजों में सुधार भी आता है। जो सरकारी है तो जो कर्मचारी है वो ये सोचता है मेरा क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर ही तो कर देंगे, मेरी नौकरी तो खा नहीं सकते।
जबकि प्राइवेटाइजेशन के बाद वो डर रहता है एम्प्लॉय को और उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसमें सुधार आता है। हम एमटीएनएल की बात करें, उसका लाइनमैन अगर दिवाली पे आपने गिफ्ट नहीं दिया तो आपका फोन खराब कर देगा, 1 महीने तक फोन खराब रहेगा। जब तक आप उसे पैसा नहीं देंगे तब तक आपका फोन ठीक चल ही नहीं सकता। अब मुस्कान, हम भी हैं, आप भी हैं, प्राइवेटाइजेशन हुआ, एक कंपटीशन शुरू हुआ, उसके बाद आप देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं कुछ पटरी पर आती हुई नजर आती हैं। हमारे एक मित्र हैं, एमडी हैं एक्चुअल में उसमें नेफिड में, तो उनके यहाँ मैं उधर से निकल रहा था, बैठ गया चाय पीने के लिए, तो बात होने लगी, तो ऐसे ही मजदूरों के ऊपर बात आई, तो उन्होंने कहा उपाध्याय जी हाउसकीपिंग का सारा काम आउटसोर्स कर दिया है। हमने कहा ये तो ठीक नहीं किया आप लोगों ने, ये तो बहुत सारे लोगों की वो काम जो नौकरी है वो नहीं मिलेगी और जिनकी है उसमें खतरा। देखिए उन्होंने बड़ा क्लियर बताया, मुस्कान, दर्शक भी सुन ले, कि हमारा जो परमानेंट एम्प्लॉय इसको हम 60-70 हजार रुपए तनख्वाह देते हैं, वो एक कमरे की सफाई ढंग से नहीं करता, और जब से हमने आउटसोर्स किया है तो उससे सस्ते में और बेटर क्वालिटी की सफाई हमें मिल रही है। तो वर्किंग कल्चर बदल गया ना। जहां सरकारी बैंक आप देखेंगे कि वहां चले जाइए, जो एम्प्लॉय का व्यवहार है वो अलग तरीके का होता है। किसी प्राइवेट बैंक में चले जाइए, वहां कस्टमर को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है तो वो कस्टमर देखता है। तो बहुत सारी चीजों के प्लस माइनस होते हैं, ये नहीं है हर चीज का कोई नुकसान ही नुकसान है। कुछ चीजों में प्राइवेटाइजेशन के फायदे हैं तो कुछ में नुकसान भी बहुत जबरदस्त है। ठीक है उपाध्याय साहब, आपकी ये बात वाजिब है जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन सवाल तो ये भी है ना, देखिए अगर अब सरकारी नौकरियां नहीं होगी, ठीक है, काम करने के तरीके में फर्क आएगा, चेंज आया भी है जिस तरीके से आपने अपना किस्सा भी बताया, लेकिन अब कुछ ऐसे परिवार भी है मध्यम वर्गीय जो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी उनको मिले और उनका जो परिवार है वो सुचारू रूप से चले, और ये जो पेंशन होती है लोग चाहते हैं कि बुढ़ापा जब आए उन पर तो चीजें थोड़ा स्मूथली आगे बढ़ जाए। अब जब तमाम चीजें प्राइवेट हो जाएंगी तो ये चीजें जनता नहीं मिलेंगी ना, जो सुविधाएं सरकार की ओर से, क्योंकि टैक्स पेयर हैं वो कुछ सुविधाएं भी चाहते हैं खुद के लिए। देखिए बिल्कुल, जनता की जो अपेक्षाएं हैं सरकार से ही होती हैं, सरकार से नहीं होंगी तो किससे होंगी। एक व्यक्ति पूरे 60 साल लगा देता है सरकार की और जनता की सेवा में, उसके बाद उसको असहाय छोड़ दिया जाए तो वो कहते हैं ना, अभी बात हो रही थी सोशल सिक्योरिटी, तो अगर वो असहाय हो जाएगा तो वो असुरक्षा महसूस करेगा। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे तभी सरकारी जॉब में या प्राइवेट जॉब में वो काम कर पाएगा। आज जो नई नई कंपनियां आ रही हैं आप देखेंगे कि वो कितनी सुविधाएं दे रही हैं खाने के लिए, महिलाओं के बच्चों को रखने के लिए, जिससे कि वर्किंग एफिशिएंसी बढ़े। तो सरकार को भी सोचना चाहिए और जो उसके एम्प्लॉय हैं उनकी वर्किंग एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़े, क्या क्या उन्हें सुविधाएं दी जाएं जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ठीक है खेमचंद और शर्मा, ईमानदारी से मेहनत के साथ काम करें। उपाध्याय साहब कह रहे हैं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वर्क एफिशिएंसी है वो किस तरीके से बढ़े और किस तरीके से आप खुद इसको कर सकते हैं, ये तो आप ही के हाथ में है। जनता क्योंकि बहुत उम्मीदें कर रही है आपसे। वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सरकार ने खुद अपने नेताओं की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम किया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 18 से 20 घंटे काम करते हैं। जब देश का हेड, जब देश का मुखिया 18 से 20 घंटे काम करता है तो बाकी लोग भी वैसा ही काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा पिछली सरकार में जो ऑफिस में लोग 9 बजे पहुंचते थे, ऑफिसर भी 9 बजे पहुंचते थे और उसके हिसाब से लगातार काम करते थे। रही बात आदरणीय पैनलिस्ट ने जो बोला कि भाई हम घर के बर्तन भांडे बेच के खर्चा चला रहे, वैसा नहीं है। ये री इन्वेस्टमेंट है कि अगर हम घर के किसी एक प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी वो खरीद रहे हैं जिससे आने वाले समय में हमारे घर को लाभ होगा, हमारे घर की तरक्की होगी, हमारे बच्चों की तरक्की होगी। ये उस तरीके का री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये खर्चे नहीं चलाए जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी इतनी वीक नहीं है कि खर्चों के लिए हमें अपने प्रॉपर्टी को बेचना पड़े, वैसी स्थिति नहीं है। तो ये मैं साफ कर दूं, ये री इन्वेस्टमेंट की स्थिति है कि जहां पे ज्यादा जरूरत है,
जहाँ पे ठीक देश है। को आने वाले समय में फायदा होने वाला है, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक है, ये री इन्वेस्टमेंट बताया है बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी ने कि ये खर्चे नहीं चला रही है सरकार, री इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है ताकि आने वाले समय में जो चीजें हैं वो और स्मूथली चल पाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, पुरोहित साहब हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। समय इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन आज जिस तरीके से बजट सत्र अब कुछ ही समय में शुरू होने वाला है, मात्र कुछ समय में 5-7 मिनट के बाद ये जो सदन है उसकी कार्यवाही शुरू होगी और देखना होगा कि इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरीके से अपनी बातें रखते हैं और इस बार चर्चा हो पाती है या फिर हर बार की तरह इस बार भी मात्र विपक्ष का हंगामा और जो चीजें हैं वो बिगड़ती हुई नजर आएंगी। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।